स्टॉक मार्केट में अक्सर आपने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। हाय, मैं हूँ नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में बेटर डिसीजंस ले सकें और बेटर स्टॉक्स को चूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो बेसिकली एक ऐसा रेशियो है जिसके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं होता है समझना। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि पीई रेशियो आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। तो पीई रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर प्राइस से ईपीएस को डिवाइड करना पड़ता है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अगर एक शेयर का प्राइस 5 है और उसका ईपीएस जो है वो 7 है, तो जो पीई रेशियो होगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7। अब 5 हो गया कि कंपनी शेयर कितने में बेच रही है और 7 हो गया कि कंपनी उसी पर्टिकुलर शेयर पे कितना कमाकर इन्वेस्टर को दे रही है। पीई रेशियो बेसिकली पब्लिक सेंटिमेंट का एक आइडिया देता है कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है और लोग इस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके स्टॉक्स खरीद रहे हैं, वो कम्प्लीटली दिखाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है और गुडविल कंपनी की मार्केट में अच्छी है। पर जब भी आप कोई रेशियो देखते हैं तो आप उसको स्टैंड अलोन वे में नहीं कैलकुलेट करते हैं। आपको कभी भी कोई भी रेशियो कंसिडर करना है तो आपको उसको किसी और कंपनी के रेशियो से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईपीएस के बारे में, जो कि हमने पीई रेशियो में भी यूज़ किया था। तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ईपीएस जो होता है वो बेसिकली एक आइडिया देता है कि एक कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाकर दे रही है या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में कितना प्रॉफिट दे रही है। तो ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बेटर होता है और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ईपीएस जो होता है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है और पीई रेशियो निकालने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है कि एक कंपनी का टोटल कर्ज या टोटल डेट जो होता है और उसकी इक्विटी, उसका रेशियो क्या है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली ये बताता है कि एक कंपनी कितना लेवरेज इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना डेट ले रही है। तो जितना ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए ये रिस्की होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो को अलग टाइप से कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन दोनों केस में जो एम्स हैं वो अलग होते हैं। जनरली 2 से 2.5 के बीच में जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उसे अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ROE की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली ये बताता है कि एक कंपनी आपको इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न दे रही है या कितना रिटर्न कंपनी ने दिया है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम या फिर जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के वो उसे डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो ROE बेसिकली एक आइडिया देता है कि कंपनी रिटर्न्स देने के मामले में कितनी ज़्यादा केपेबल है। तो जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं उन कंपनीज़ को जिनका ROE जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये बेंचमार्क जो है ये आप तभी कंसिडर कर सकते हैं जब आप सेम सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे हो या उन्हें कंपेयर कर रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं पीबी रेशियो की, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो की। पीबी रेशियो बेसिकली बताता है कि एक कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं या अंडर वैल्यूड हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की वो बुक वैल्यू से इनलाइन है कि नहीं। तो जितना कम पीबी रेशियो होता है उसका मतलब होता है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, और जितना ज़्यादा पीबी रेशियो होता है उसका मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट पर शेयर जो वैल्यू होती है
और उसको डिवाइड किया जाता है बुक वैल्यू पर शेयर से, तो आप आसानी से इससे पीबी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे आखिर में बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो बेसिकली एक आइडिया देता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, कि क्या वो कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को अपने करंट एसेट से मैनेज कर सकती है या नहीं। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें करंट एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट लाइबिलिटीज से, तो करंट रेशियो निकल आता है। 1.5 से 2 के बीच में जो करंट रेशियो होता है उसे जनरली अच्छा माना जाता है। तो ये था फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट में है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए जी बिज़नेस के साथ।